अभिमन्यु ने नौकरों से कहकर अपने कमरे की छत के लोहे की छड़ से रस्सियों के सहारे बांधकर लटकवा दिया। ऐसा करने में सुबह से शाम हो गई। सारे नौकरों ने अभिमन्यु के मन मुताबिक उन छल्लों को एक विशिष्ट वृत्ताकार क्रम में सजा दिया। उनके जाने के बाद अभिमन्यु ने अपने कमरे का मुआयना किया। कमरे के बीचों बीच उसके सर पे 10 लोहे के गोले लटक रहे थे। अभिमन्यु ने शांति से यह सब देखा और एक गहरी सांस भरते हुए एक अजीब से उत्साह के साथ दरवाजा बंद किया। चलो शुरू करते हैं, ये कहकर वो दूसरी छोर पर पहली लोहे की गेंद के पास गया। उसने जोर से उस गेंद को धक्का दिया और वो गेंद हवा में आगे पीछे लहराने लगी। उसी तरह बाकी गेंदों को भी धक्का देकर वो उन गेंदों के बने हुए घेरे के बीच में आकर खड़ा हो गया और एक एक करके अपनी तरफ आती हुई गेंदों के वार को अपने हाथों से हवा में अलग अलग तरीके से लहरा कर रोकने लगा। जीरो के मुताबिक इस अभ्यास से उसके वार को रोकने की क्षमता, हाथों और शरीर में मजबूती और फुर्ती, इन तीनों ही पहलुओं में अद्भुत बढ़ोतरी होगी। और ये अभ्यास करना अभिमन्यु को बहुत पसंद भी आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खेल खेल रहा हो। अभिमन्यु मस्ती में घंटों ये खेल खेलता रहा। तभी अचानक एक लोहे की गेंद वापस आते हुए अभिमन्यु की छाती पर लगी और उसके आघात से वो अपनी जगह से हिल गया और एक के बाद एक लोहे के गोले उसे लगने लगे। किसी तरह बचते बचाते वो घेरे से बाहर निकला और एक जोर की सांस ली। उसे अपने शरीर के विभिन्न मांसपेशियों में गोलों की आघात के कारण दर्द अनुभव हो रहा था। थोड़ी देर बिस्तर पर लेटे रहने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और उसने जीरो की मदद से खुद के शरीर की स्थिति को जांचने की सोची। मुझे इस दर्द से ठीक होने में कितना समय लग जाएगा? उसने मन में जीरो से कहा। 20 मिनट, जीरो ने उत्तर दिया। मन में ऐसा कहकर वो थोड़ी ठंडी सांस लेने सीधा महल के बाहर प्रशिक्षण मैदान में पहुंच गया। वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। वो लोग नारे लगाकर प्रोत्साहन देते हुए मालूम हो रहे थे। अभिमन्यु भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचा तो उसने देखा कि संग्राम सिंह और कांति सिंह एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे। कांति सिंह अपनी पूरी कोशिश के साथ भी संग्राम सिंह का वार रोक नहीं पा रहा था और वो पसीने से तरबतर हो गया था। महल के लगभग सारे योद्धा वहां पर एकत्रित थे। तभी अभिमन्यु को कुछ याद आया और उसके चेहरे पर उत्साह के साथ एक मुस्कान आ गई। अभिमन्यु इस मौके की तलाश में था। बहुत दिनों से था जब सारे योद्धा उसे अपनी आंखों के सामने एक साथ दिखाई दे। उसने जीरो से कहा, इन सब की ताकत, क्षमता और कौशल की जांच करो और अपनी याददाश्त में स्टोर कर लो। और वो एक के बाद एक सभी योद्धाओं को कुछ सेकंड के लिए घूरने लगा ताकि जीरो सभी की सूचना सही ढंग से जमा कर ले। वो जानना चाहता था कि कौन सा योद्धा कितना सक्षम है और जरूरत पड़ने पर वो उन सब का किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? सभी योद्धाओं को एक एक बार ध्यान से देखने के बाद अभिमन्यु ने जीरो से पूछा। जानकारी सुनिश्चित की गई, जीरो ने उसके मन में उत्तर दिया। ये सुनते ही वो वापस महल की ओर मुड़ा। उसके शरीर का दर्द कम हो गया था और अब वो अच्छा महसूस कर रहा था। पर लगभग 12 घंटों से उसने कुछ खाया नहीं था और उसे अब भूख लग गई थी। वो सीधा डाइनिंग रूम में पहुंचा। वहां कुछ दासियां टेबल साफ कर रही थी और उनमें से एक अभिमन्यु को देखकर दौड़ते हुए उसके पास आई और प्रणाम कर बोली, युवराज अभिमन्यु, आपके कहने के अनुसार वो सारी चीजें जो मुझे मिली मैंने इकट्ठा कर ली हैं, पर मुझे खेद है कि अभी भी बहुत सारी चीजें लानी बाकी हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं था। उसने अपनी बात खत्म की और सर झुका लिया। ध्रुव ने बाकी नौकरानियों को वहां से जाने का आदेश दिया और कहा, कोई बात नहीं, कहाँ रखा है सब कुछ? रसोई घर में, नौकरानी ने उत्तर दिया। वे जल्दी से किचन में चले गए। कई तरह के फल, सब्जियां और मांस रसोई के बीच में एक बड़ी मेज पर रखे थे। मुझे बस इतना ही मिल सका, नौकरानी ने फिर से कहा। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, अभिमन्यु ने कहा और वो उस बड़ी मेज की तरफ बढ़ा। दरअसल वो कुछ और ऐसे खाद्य पदार्थों की खोज में था जिसे खाकर उसकी क्षमता और ताकत में बढ़ोतरी हो सके, और इसलिए उसने नौकरानी से महल में उपस्थित लगभग सारे खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करके उसके पास लाने का आदेश दिया था ताकि जीरो की मदद से वो उन सब की जांच कर सके।
खुद को ताकतवर और पराक्रमी बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था और इसलिए वो सारे तरीके और पैंतरे आजमा रहा था। क्या पता किससे क्या मदद मिल जाए। मोमबत्ती की रोशनी में अभिमन्यु ने एक एक चीज का परीक्षण किया। सबसे पहले मेज पर एक कोने में रखे बैंगनी रंग के एक फल को उसने उठाया और दांतों से उसे काटते हुए उसका स्वाद महसूस किया। वो थोड़ा कसैला था। फलों की जांच करो और मुझे बताओ कि इनमें क्या कुछ ऐसा है जो मेरी सहन शक्ति और ताकत बढ़ाए, उसने मन में आदेश दिया। आदेशानुसार जीरो ने अपना काम करना चालू किया। बैंगनी फल, लाल सब्जियां, नीले रंग का मांस और विभिन्न प्रकार के मेवे, ये सब खा लेने के बाद अभिमन्यु टेबल से उठा और जीरो के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में जीरो की आवाज उसके कानों में आई। कोई खास प्रभाव नहीं। जीरो के इस उत्तर से ध्रुव थोड़ा निराश हुआ। खाने की अजीब चीजों को देखकर ध्रुव को अचानक ही बर्गर और पिज्जा की याद आ गई। वो जब से इस जन्म में आया था उसकी फास्ट फूड की क्रेविंग उसे बेचैन कर रही थी, लेकिन फास्ट फूड का ऑप्शन ढूंढने का उसके पास वक्त नहीं था। फिलहाल उसका ध्यान सिर्फ उसकी ताकत बढ़ाने की ओर था और इसी वजह से वो ऐसे खाने की तलाश में था जिसको खाकर वो अपनी ताकत और युद्ध क्षमता बढ़ा सकता था। इसलिए उसने बाकी बची चीजों की जांच करके यह आश्वस्त करना ठीक समझा कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पेट भरने के अलावा कुछ और कर सके। पर लगभग आधे घंटे बाद उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी वो तलाश कर रहा था। ताकत बढ़ाने में बहुत कारगर पर नकारात्मक प्रभाव, दस्त। जीरो की ये सूचना सुनकर ध्रुव निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वो खुश हो या निराश। मेरी ताकत में बढ़ोतरी होगी पर इससे दस्त होने की संभावना है। इस पूरी जानकारी को ब्लू बम्बू नाम से स्टोर करो। अभिमन्यु ने उस सब्जी को देखते हुए जीरो से कहा। ये देखने में सामान्य बांस की तरह था पर इसका रंग नीला था। खाने में ये कुरकुरा लगता था और इसका स्वाद थोड़ा खट्टा था। नाम दिया गया ब्लू बम्बू। रोज 10 दिन तक दिन में रोजाना 3 बार खाने से आपकी ताकत में 2 की वृद्धि हो जाएगी, जीरो ने कहा और एक ग्राफ ध्रुव की नजरों के सामने नीले कलर में आ गया। ध्रुव ने देखा कि बांस के दोनों छोरों पर ताकत बढ़ाने वाले रसायन सबसे ज्यादा मात्रा में हैं। अभिमन्यु ने एक ब्लू बम्बू को उठाया और उसके छोरों को दांत से चबाकर खाने लगा। पहले तो उसका स्वाद काफी खट्टा था पर धीरे धीरे वो थोड़ा मीठा लगने लगा। यहाँ के लोग इसे पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए खाते थे पर उन्हें नहीं पता था कि ये ताकत बढ़ाने में उतना ही ज्यादा उपयोगी है। पर अभिमन्यु को ये लगभग 30 बार 150 ग्राम इतना खाना है और इसलिए जीरो ने उसको दस्त की चेतावनी दी थी। उसने बैठकर धीरे धीरे चबाकर उपयुक्त मात्रा में ब्लू बम्बू को खाया और उठकर सीधा अपने बेडरूम में आ गया। वहां पहुंचकर उसने फिर से लोहे के गोलों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया। मान्या और सौम्या उससे कुछ बातें करना चाहती थी पर उसने उन्हें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी और उन्हें अपने कमरे से जाने का रूखा आदेश दे दिया। यहाँ तक कि अगले 3 दिनों तक वो हर एक घंटे क्या करेगा उसका निश्चय उसने पहले से ही कर रखा था। वो लगभग 3 घंटों तक लगातार अभ्यास करता रहा और फिर सोने का निश्चय किया। अगर सोना इतना जरूरी नहीं होता तो शायद उसने अपनी दिनचर्या में उससे भी अहमियत नहीं दी होती। वो पूरी निष्ठा और लगन से अपने काम में जुटा हुआ था। अगले दिन सुबह उसने संग्राम सिंह से अपने लिए कुछ समय मांगा था जिसमें वो शुरुआती तलवारबाजी के आगे की कला सीख सके। उसे सिर्फ संग्राम सिंह को देखकर उसके क्रियाकलापों को चिप में स्टोर करना था जिससे वो बाद में कभी भी देखकर अभ्यास कर सके। वो जल्दी से उठकर सीधा प्रशिक्षण मैदान की ओर भागा। संग्राम सिंह वहां काफी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभिमन्यु को आते देख उन्हें आश्चर्य और खुशी दोनों एक साथ अनुभव हुई। उसने आते ही संग्राम सिंह को प्रणाम किया और देर से आने की माफी मांगी और बिना ज्यादा समय गंवाए प्रशिक्षण मैदान के कोने से लकड़ी की 2 तलवार ले आया। संग्राम सिंह नहीं जानता था कि अभिमन्यु का शुरुआती तलवार कौशल कैसा है और वो पहले ये आश्वस्त होना चाहता था कि उसे कम से कम थोड़ा बहुत हाथ हिलाना आता हो और इसलिए उसने सबसे पहले अभिमन्यु के ऊपर अग्र काट करते हुए प्रहार किया जिसे अभिमन्यु ने बहुत सहजता से रोक लिया और उसके जवाब में एक ऊपर की काट संग्राम सिंह पर चला दी। संग्राम सिंह को वार रोकने में समस्या तो बिल्कुल नहीं हुई पर अभिमन्यु की इस फुर्ती से वो बहुत प्रसन्न और चकित हुए और उन्होंने कहा, अंश तुम्हें बहुत अच्छा सिखा रहा है, मैं बहुत खुश हुआ।
महाराज से मैं तुम्हारी प्रशंसा और अंश की सिफारिश दोनों जरूर करूंगा। उसके बाद संग्राम सिंह काफी देर उसे तलवारबाजी के बहुत सारे आगे के गुण सिखाते रहे और अभिमन्यु उन्हें बखूबी अपने जिप में रिकॉर्ड करता रहा। उन्होंने आक्रमण के साथ साथ बचाव के भी बहुत सारे तरीके अभिमन्यु को बताए और कहा, इनमें पारंगत होने के लिए आपको हर रोज जी जान से इनका अभ्यास करना होगा। पर मुझे इस बात का दुख है कि मैं हर रोज अपनी व्यस्तता के कारण आपको समय नहीं दे सकता, पर जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि इसका कोई रास्ता निकालूं। कोई बात नहीं चाचा संग्राम, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद संग्राम सिंह प्रशिक्षण मैदान के दूसरे छोर पर खड़े अपने घोड़े पर बैठ के पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। उनके पीछे लगभग 10 बख्तरबंद घुड़सवार और हो लिए। अभिमन्यु उन घोड़ों के पैर के नीचे से निकले धूल के गुबार को कुछ देर तक देखता रहा। देखते ही देखते वो सारे घोड़े आंखों से ओझल हो गए। उसके बाद अभिमन्यु ने अभी अभी रिकॉर्ड हुई चीजों को जांचना शुरू किया और उसने पाया कि सारी चीजें ठीक से स्टोर कर ली गई हैं। निपुण तलवारबाजी। अभिमन्यु ने जीरो को अभी अभी स्टोर की हुई चीजों को ये नाम देने के लिए कहा। नाम दिया गया निपुण तलवारबाजी। क्या आप एक दृश्य प्रदर्शन चाहेंगे? जीरो ने पूछा। हाँ, अभिमन्यु ने कहा। ऐसा कहते ही उसकी आंख के सामने संग्राम सिंह के द्वारा प्रदर्शित किया हुआ एक एक्शन आ गया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे संग्राम सिंह उसकी आंखों के सामने खड़ा हो। अभिमन्यु कुछ देर तक अभ्यास करता रहा। फिर वो महल में वापस आया और फिर बेडरूम में पहुंचकर उसने अपनी ताकत की जांच की। उसकी ताकत 0.8 से बढ़कर लगभग 1.4 हो चुकी थी। ब्लू बम्बू का रसायन अपना काम बखूबी कर रहा था। वो अपनी प्रगति से बहुत खुश हुआ। बस थोड़ा समय और, मुझे अपनी तैयारी पूरी करने के लिए 3 या 4 दिन और चाहिए। अभिमन्यु ने सोचा, केवल एक आखिरी काम करना है। उसने लोहे के गोले की ओर देखा और कहा। दूसरी तरफ महल के बाहर जंगल में बासा एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर खड़ा होकर महल की ओर देख रहा था। छोटे चूहे, उस दिन तो तुम मुझसे बच गए थे, पर अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से खुद भगवान भी नहीं बचा सकते। बादशाह ने दांत पीस कर कहा। पिछली बार वो पूरी तरह से तैयार नहीं था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि संगठन ने जिस लड़के के बारे में जानकारी देते हुए उसे कमजोर और प्लेबॉय बताया था, वो इस तरह का निकलेगा। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने भवानी सिंह और संग्राम सिंह को महल से बाहर जाते हुए देख लिया था और उसने योजना बनाई थी कि पहले वो महल में बैठे अभिमन्यु को बेरहमी से मारेगा और उसके बाद घात लगाकर भवानी सिंह के वापस आने का इंतजार करेगा। वो बस महल के मुख्य द्वार के खुलने का इंतजार कर रहा था और अचानक महल का दरवाजा खुला और बासा ने देखा अभिमन्यु 2 सिपाहियों के साथ बाहर आया और जंगल की तरफ जाने लगा। बासा उसे देखते ही पहचान गया। हाँ, ये वही है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। लोग सही ही कहते हैं, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। उसने हंसते हुए कहा और पेड़ से नीचे उतरकर जंगल में कहीं गायब हो गया। क्या अभिमन्यु इतने खूंखार घायल हत्यारे के हाथों मारा जाएगा या फिर उसकी योजना रंग लाएगी? अभिमन्यु की तलवार उसके बेल्ट पर थी और उसका धनुष उसके कंधे पर। उसकी पीठ पर रखा